नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज एनसीईआरटी बेस्ड वन लाइनर क्वेश्चन को देख लेते हैं। सामान्य विज्ञान में जो है इस टॉपिक से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए इस टॉपिक को पूरा डिटेल में देख लेते हैं। कह रहा जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक कौन है। जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक जो है अरस्तु है। कौन है? तो अरस्तु है। जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया, यानी जीव विज्ञान का सर्वप्रथम जो है जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है लमार्क एवं ट्रेविरेनस ने। देखिए लमार्क जो है फ्रांस का था और ट्रेविरेनस जो है जर्मनी का था। ये जीव विज्ञान शब्द का जो है सर्वप्रथम यानी पहली बार जो है जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। कौन? लमार्क और ट्रेविरेनस। लमार्क था फ्रांस का और ट्रेविरेनस जर्मनी का था। जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया, यानी जैव विकास को जो है सर्वप्रथम कौन समझाया था? तो लमार्क ने। कौन समझाया था? तो लमार्क ने जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहते हैं? देखिए चिकित्सा शास्त्र का जनक जो है हिप्पोक्रेटस को कहते हैं। किसको कहते हैं? हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहते हैं। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहते हैं? तो हिप्पोक्रेटस को। वनस्पति विज्ञान का जनक, यानी वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो थियोफ्रेस्टस को। किसे कहते हैं? थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं। रसायन विज्ञान का जनक जो है लेवोजियर को कहते हैं। किसको कहते हैं? लेवोजियर को। रसायन विज्ञान का जनक लेवोजियर को कहते हैं। मानव का विकास, यानी मानव का विकास जो है इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है। यानी मानव का विकास और इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है तो एंथ्रोपोलॉजी। क्या होगा? एंथ्रोपोलॉजी से जो है एंथ्रोपोलॉजी में जो है मानव विकास का इतिहास और परंपराओं का से संबंधित विषय के बारे में जानकारी मिलता है। गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादक कौन थे? यानी गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादक ग्राहम थे। कौन थे? ग्राहम। गैसों के विसरण के नियम ग्राहम। ग्रहों की गति का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? यानी ग्रहों की गति का नियम का प्रतिपादन जो है केपलर ने किया था। कौन किया था? केपलर ने। E बराबर एम सी स्क्वायर का समीकरण दिया था, यानी E बराबर एम सी स्क्वायर का समीकरण जो है आइंस्टीन दिए थे। कौन दिए थे? आइंस्टीन दिए थे 1905 ईस्वी में। जड़त्व के नियम की खोज की, यानी जड़त्व के नियम का खोज कौन किया था? तो गैलीलियो ने। कौन किया था? गैलीलियो ने जड़त्व के नियम का खोज किया था। चलिए अब आगे देख लेते हैं। करा गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादक, यानी गुरुत्वाकर्षण का नियम कौन दिया था? तो न्यूटन दिया था। गुरुत्वाकर्षण का नियम कौन दिया था? न्यूटन ने दिया था। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ये सब जितना भी क्वेश्चन है सब प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो डार्विन था। कौन था? डार्विन था। प्राकृतिक वर्ण, नेचुरल सिलेक्शन, डार्विन। उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया, यानी उत्परिवर्तन का सिद्धांत कौन दिया था? तो ह्यूगो डिब्रीज। कौन दिया था? ह्यूगो डिब्रीज ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था डार्विन ने। इसी को प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत भी कहते हैं। तो कौन दिया था? डार्विन ने। विकास के सिद्धांत का प्रतिपादक चार्ल्स डार्विन। विकास के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो चार्ल्स डार्विन। आनुवंशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। आनुवंशिकी के जनक कौन है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए चयन किया था, यानी मेंडल जो है अपना प्रयोग के लिए क्या चयन किया था? तो मटर के पौधा। क्या चयन किया था? मटर का पौधा चयन किया था, क्योंकि यह जो है 6 महीना में ही पूरा इसका प्रक्रिया कंप्लीट हो जाता है। आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा था, यानी आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कौन कहा था? तो डब्ल्यू वाटसन ने कहा था। आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी डब्ल्यू वाटसन ने कहा था। आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है, यानी आनुवंशिकी उत्परिवर्तन जो होता है क्रोमोसोम में होता है। किस में होता है? क्रोमोसोम में। सर्वप्रथम जीन शब्द कौन दिया था? जोहानसन ने। जीन शब्द कौन दिया था? जोहानसन ने। जो से जोहानसन याद रखिएगा। जीन अवस्थित होते हैं कहाँ पे? अवस्थित होते हैं तो गुणसूत्रों में। जीन कहाँ अवस्थित होते हैं? गुणसूत्रों में अवस्थित होते हैं। उसके बाद जो है एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत कौन दिया था? देखिए एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत जो है
एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत बीडल एवं टेटम ने दिया था। कौन दिया था? बीडल एवं टेटम ने दिया था। एक जीन एक एंजाइम। खून का रंग लाल है। खून का रंग जो है लाल होता है, क्यों होता है? तो देखिए खून का रंग जो है लाल जो है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण जो है खून का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व, यानी हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो लोहा पाया जाता है। कौन तत्व पाया जाता है? तो लोहा। हीमोग्लोबिन यौगिक है, यानी हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है? तो प्रोटीन का यौगिक है। किसका यौगिक है? प्रोटीन का यौगिक है। खून तक थक्का नहीं जमता है, यानी कौन सा रोग हो जाता है जिससे कि खून का जो है थक्का नहीं जमता है? तो हीमोफीलिया रोग हो जाएगा। कौन रोग हो जाएगा? हीमोफीलिया रोग अगर किसी को हो गया तो उसका खून का थक्का नहीं जमेगा। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। देखिए शरीर के अंदर जो है रक्त को जमने से हिपेरिन नामक प्रोटीन रोकता है। कौन रोकता है? हिपेरिन नामक प्रोटीन शरीर के अंदर जो है रक्त को जमने से रोकता है। हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है, यानी हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन कहाँ होता है? तो यकृत में होता है। कहाँ पे होता है? यकृत द्वारा। रक्त का अध्ययन कहलाता है हेमेटोलॉजी। क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी। क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी। रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी कहलाता है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। रक्त के थक्का बनने में सहायक होता है, यानी रक्त का जो थक्का जो बनता है उसमें सहायक क्या होता है? तो प्लेटलेट्स होता है। क्या होता है? प्लेटलेट्स रक्त के थक्का बनने में सहायक होता है। प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है। प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ होती है? तो प्लीहा में होती है। कहाँ पे होती है? प्लीहा में प्लेटलेट्स की मृत्यु हो जाती है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। कह रहा है रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन, यानी रक्त का थक्का जो जमने में सहायक कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन के होता है। और विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन है। क्या है? फिलोक्विनोन है। रुधिर का तरल भाग होता है। रुधिर का तरल भाग जो है प्लाज्मा होता है। क्या होता है? प्लाज्मा होता है रुधिर का तरल भाग। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है। देखिए प्लाज्मा में जल का प्रतिशत 90% होता है। कितना प्रतिशत होता है? 90%। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? यानी रक्त का जो है 55% भाग प्लाज्मा होता है। रक्त का कितना प्रतिशत? 55% भाग प्लाज्मा होता है और 45% भाग उधर अदर चीज होता है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है। पदार्थ की देखिए पदार्थ की चतुर्थ अवस्था जो है प्लाज्मा है। क्या है? पदार्थ की चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा है। रक्त में पाई जाने वाली धातु है, यानी रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? तो लोहा धातु पाई जाती है। कौन धातु? लोहा धातु पाई जाती है। ब्लड बैंक कहलाता है, यानी ब्लड बैंक कहाँ किसको कहा जाता है? तो प्लीहा को ब्लड बैंक कहा जाता है। किसको कहा जाता है? प्लीहा को ब्लड बैंक कहा जाता है। आरबीसी का कब्रगाह यानी शमशान है, यानी आरबीसी का कब्रगाह जो है प्लीहा को ही कहा जाता है। किसको? यानी जहाँ स्टोर रहेगा वही उसी को कहा जाएगा, यानी प्लीहा को आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है, यानी ब्लड बैंक में अगर रक्त को रखेंगे तो सुरक्षित जो है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रहेगा। कितना पे? 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रहेगा ब्लड सुरक्षित। कह रहा है रक्त समूह होते हैं। रक्त समूह जो है 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? ए होते हैं, बी होते हैं, ए बी होते हैं और ओ होते हैं। रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। चलिए अब आगे देख लेते हैं। कह रहा है कि रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो रक्त समूह की खोज जो है लैंडस्टीनर ने किया था। कौन किया था? लैंडस्टीनर ने। सर्वदाता रक्त समूह ओ है। सर्वदाता रक्त समूह ओ और सर्वग्राही रक्त समूह ए बी है। ये जो है देखिए सर्वदाता ये सभी को दे सकता है, लेकिन ए बी जो है सभी ग्रुप से जो है ब्लड ले सकता है। इसी वजह से जो है इसको सर्वदाता और इसको सर्वग्राही ब्लड ग्रुप कहा जाता है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। आरएच फैक्टर आरएच फैक्टर संबंधित है किससे? रक्त से। आरएच फैक्टर किससे संबंधित है? रक्त से संबंधित है। आरएच फैक्टर के खोजकर्ता कौन थे? लैंडस्टीनर एवं विनर ने। देखिए आरएच फैक्टर के खोजकर्ता कौन थे? तो लैंडस्टीनर एवं विनर ने। रक्तचाप नियंत्रित होता है। रक्तचाप जो है नियंत्रित कहाँ होता है? तो एड्रिनल ग्रंथि में रक्तचाप नियंत्रित होता है, एड्रिनल ग्रंथि से। रक्त को शुद्ध करता है, यानी देखिए रक्त को कौन शुद्ध करता है? तो किडनी शुद्ध करेगा, वृक्क करेगा, यानी रक्त को शुद्ध कहाँ होता है? तो किडनी में। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, यानी रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। ये कृत्रिम विधि द्वारा जो है डायलिसिस किया जाता है।
जिसका किडनी और ख़राब हो जाता है। चलिए, मूत्र का निर्माण होता है। मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? तो वृक्क में। कहाँ पे? मूत्र का निर्माण जो है किडनी में होता है। जहाँ पे ब्लड को फिल्ट्रेट किया जाता है वहीं पे जो अपशिष्ट बचता है वही मूत्र के रूप में जो है बाहर निकलता है। मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? तो वृक्क में। वृक्क यानी किडनी का भार होता है 150 ग्राम। कितना होता है? 150 ग्राम। 140 ग्राम से 150 ग्राम के बीच रहता है। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी बनी होती है, यानी मानव गुर्दा में, किडनी में जो है बनने वाली पथरी होती है कैल्शियम ऑक्जिलेट की। किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्जिलेट की जो है मानव गुर्दे में पथरी होती है कैल्शियम ऑक्जिलेट की। रक्त का पीएच मान होता है, यानी रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 रक्त का पीएच मान होता है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। कह रहा है कि रक्त दाब मापने वाला यंत्र है, यानी रक्त दाब मापने वाला यंत्र कौन है? एस्फिग्मोमेनोमीटर। रक्त दाब को मापा जाता है किससे? एस्फिग्नोमेनोमीटर से। एस्फिग्नोमेनोमीटर से रक्त दाब को मापते हैं। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था, यानी सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन कौन किया था? तो विलियम हार्वे ने। कौन किया था? विलियम हार्वे ने। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है, यानी शरीर से जो है हृदय, तो इसमें जो है हृदय में जो है हृदय, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाता है। तो ये हो जाएगा शिरा। शिरा में जो है कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त रहता है। कौन सा रक्त रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त रहता है। और शरीर से, हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है धमनी। धमनी में जो है शुद्ध रक्त रहता है। ये जो है हृदय में जो है शुद्ध किया जाता है रक्त को, वहाँ से जो है पूरा शरीर को ये धमनी के माध्यम से पहुँचाता है। हृदय की धड़कन का नियंत्रक है, यानी हृदय की धड़कन का नियंत्रक है पेसमेकर। क्या है? पेसमेकर। जिसका हृदय और मान के चलिए गड़बड़ हो जाता है उसको पेसमेकर लगाया जाता है। तो वही कह रहा है हृदय की धड़कन का नियंत्रक है तो पेसमेकर। जेराविक 7 क्या है? देखिए, जेराविक 7 जो है कृत्रिम हृदय है। क्या है? कृत्रिम हृदय है जेराविक 7। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है किसके द्वारा? तो रक्त के द्वारा जो है शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है। किसके द्वारा? रक्त के द्वारा शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है। कह रहा है पीत होता है पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव। पीत जो होता है कैसा होता है? पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव। देखिए, जब क्षारीय रहेगा तो इसका जो है उदासीन विलयन का मान 7 होता है, तो क्षारीय रहेगा तो इसका 7 से अधिक होगा। तो देखिए, पीत का पीएच मान 7.7 होता है। कितना होता है? 7.7 होता है। पित्त स्रावित होता है यकृत द्वारा। किसके द्वारा? यकृत द्वारा। देखिए, इसको याद रखिएगा विशेष करके। पित्त जो है स्रावित होता है कहाँ से? तो यकृत द्वारा। और जमा कहाँ होता है? तो पित्ताशय में। सभी ज़्यादातर गलती कर देता है पित्त पित्ताशय से निकलता है। नहीं, पित्त जो है स्रावित, पित्त कहाँ से निकलता है? तो यकृत से। और ये जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में। पित्ताशय में जमा होता है। यकृत लिवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? यानी यकृत जो है लिवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? तो विटामिन ए। कौन विटामिन भंडारित रहता है? तो विटामिन ए जो है भंडारित रहता है लिवर में। पित्त जमा होता है, यानी पित्त जो है जमा होता है कहाँ पे? पित्ताशय में। कहाँ पे? पित्ताशय में। पित्त निकलता कहाँ से है? यकृत से। और जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ये। हाइड्रोफोबिया रोग होता है। हाइड्रोफोबिया रोग जो है कुत्ते के काटने से होता है। किसके काटने से? कुत्ता बिल्ली और के काटने से जो है, कुत्ता के काटने से हाइड्रोफोबिया रोग होता है। हाइड्रोफोबिया रोग होता है, देखिए हाइड्रोफोबिया रोग विषाणु जनित द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? विषाणु द्वारा होता है हाइड्रोफोबिया रोग। विषाणु की खोज किसने की थी? इवानोव्स्की ने। वायरस की खोज किसने की थी? इवानोव्स्की ने किया था। विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वायरोलॉजी। विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? देखिए, वायरस से जो है वायरोलॉजी आ गया, वायरस से वायरोलॉजी आ गया। विषाणु का अध्ययन वायरोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। रानीखेत बीमारी फैलती है। रानीखेत बीमारी जो है मुर्गी में फैलती है। किसके द्वारा? वायरस के द्वारा। रानीखेत बीमारी फैलती है किससे? तो वायरस से। और किस में होता है? तो मुर्गी में होता है। जंतु में होने वाली फुट एंड माउथ रोग होता है विषाणु के कारण। जंतु में होने वाली फुट एंड माउथ रोग होता है विषाणु के कारण। कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। ये सबको याद कर लीजिएगा। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है, ये शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है?
सेल्यूलोज की, और कवक की कोशिका भी थी काइटिन की, और जीवाणु की कोशिका भी थी पेप्टिडोग्लाइकेन की। तो वही जीवाणु की खोज किसने किया था? ल्यूवेनहॉक। जीवाणु की खोज किसने किया था? ल्यूवेनहॉक ने। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है तो ठोस में। ध्वनि का वेग सर्वाधिक कहाँ पे होता है? ठोस में। चलिए अब आगे देख लेते हैं। ध्वनि की गति धीमी होती है, यानी ध्वनि की गति धीमी किस में होती है? हवा में, और सर्वाधिक ठोस में। ध्वनि की चाल होती है 760 मील प्रति घंटा। कितना होता है? 760 मील प्रति घंटा होता है ध्वनि की चाल। ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल, यानी ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल जो है बढ़ जाती है। ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। वायु है गैसों का मिश्रण। वायु क्या है? गैसों का मिश्रण है। एक गैस के मिलने से थोड़े वायु बन गया, नहीं, सभी गैसों के मिलने से जो है वायु बना है। तो वायु क्या है? गैसों का मिश्रण है। वायु का उदाहरण है गैस का गैस में विलयन। वायु का उदाहरण है गैस का गैस में विलयन। हवा में ध्वनि का वेग होता है, देखिए हवा में ध्वनि का वेग जो है 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ध्वनि तीव्रता की इकाई है, ध्वनि तीव्रता की इकाई डेसिबल है। क्या है? डेसिबल है ध्वनि तीव्रता की इकाई। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? तो 14.4 होता है। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? तो 14.4 होता है। प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका? तो दूरी का। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का मात्रक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। देखिए एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर, या इसको हम 9.46 गुना 10⁻15 मीटर भी कह सकते हैं। इसको मीटर में बदल दिया तो 3 को जीरो बढ़ा दिया, यानी 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर, या 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। चलिए अब आगे देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? यानी दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। क्या है? पारसेक है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। जड़ों की रूपांतरण है। देखिए जड़ों का रूपांतरण जो है कौन है? मूली और गाजर। ये सभी जो है जड़ का रूपांतरण है। पहले जो है जड़ के रूप में विकसित होता है, बाद बाकी जो है ये जड़ का रूपांतरण हो जाता है, खाने वाला मूली और गाजर। तने के रूपांतरण है, यानी तना का रूपांतरण कौन है? तो आलू और प्याज। आलू और प्याज क्या है? तना का रूपांतरण है। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है। देखिए पिट्यूटरी ग्रंथि जो है मस्तिष्क में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में पिट्यूटरी ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि कहलाता है पिट्यूटरी, या पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि यही जो है पिट्यूटरी ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि है। उसके बाद जो है दो वंशानुगत रोग, वर्णांता एवं हीमोफीलिया, ये दोनों जो वंशानुगत होता है। मान के चलिए किसी के अगर पिता को है तो उसके बाल बच्चा को भी हो जाएगा, यही जो है वंशानुगत रोग है। या किसी के माता को है तो उसके बाल बच्चा को भी जो है वर्णांता और हीमोफीलिया रोग हो जाएगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि सर्वप्रथम मनुष्य में वर्णांता का वर्णन किया गया। यानी सर्वप्रथम जो है मनुष्य में वर्णांता का वर्णन कब किया गया? तो 1876 ईस्वी में। 1876 ईस्वी में हेर्नर के द्वारा। किसके द्वारा? हेर्नर के द्वारा जो है 876 याद रखिएगा ना, 876 यानी 1876 में। एक एक समय माइनस होते जाता है तो एक जो है शुरुआत में रख देंगे, यानी 1876 में वर्णांता का वर्णन हेर्नर के द्वारा। किसके द्वारा? हेर्नर के द्वारा। एक वर्णांत व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती है। देखिए अगर कोई वर्णांत व्यक्ति रहेगा ना तो वो जो है हरा एवं लाल रंग की पहचान नहीं कर पाता है। हरा एवं लाल रंग की पहचान नहीं कर पाता है वर्णांत व्यक्ति। थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है कहाँ से? तो थायराइड ग्रंथि से। थायरोक्सिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? थायराइड ग्रंथि से। देखिए इसको इस टाइप से याद रखिएगा, थायरोक्सिन तो थायराइड, इस टाइप से याद रखिएगा थायरोक्सिन तो थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। जठर रस में होता है। देखिए जठर रस में जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। कौन अम्ल होता है? हाइड्रोक्लोरिक, यानी HCl होता है जठर रस में। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं। देखिए लाइकेन में जो परस्पर सहजीवी कवक और शैवाल मौजूद रहते हैं। लाइकेन जो है कवक और शैवाल के मिलने से जो है सहजीवी मौजूद रहता है, यानी एक दूसरा पर जो है ये दोनों निर्भर करता है, कवक और शैवाल।
प्रोटीन का पाचन होता है कहाँ पे, तो छोटी आंत में। प्रोटीन का पाचन कहाँ पे होता है, छोटी आंत में प्रोटीन का पाचन। मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है, देखिए मनुष्य में जो है पाचन जो है प्रारंभ मुख से होता है। जैसे मान के चलिए रोटी और लिए तो मुख में अगर उसको नहीं चबाएंगे तो फिर उसका पाचन नहीं होगा। तो इस वजह से जो है पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है, मुख से। पहले उसे जो है छोटे छोटे कणों में तोड़ देते हैं, उसके बाद फिर जो है अंदर भेजते हैं। तो पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो मुख से। पचे हुए भोजन का अवशोषण, यानी पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, तो छोटी आंत में। कहाँ पे होता है, छोटी आंत में। लार में पाए जाने वाला एंजाइम टाइलिन, लार में पाए जाने वाला एंजाइम टाइलिन है। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है, देखिए टिबिया नामक हड्डी जो है टांग में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, टांग में पाई जाती है। टिबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। इस टाइप से याद रखिएगा इसको। मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है, देखिए मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है, तो सर्वाधिक किस में होगा, अंगुली में। किस में होगा, अंगुली में सर्वाधिक हड्डी होगा। भोजन पचाने में सहायक होता है, देखिए भोजन पचाने में जो सहायक एंजाइम होता है, क्या होता है, एंजाइम होता है भोजन पचाने में सहायक। एंजाइम की रचना होती है, यानी एंजाइम की रचना कैसे होती है, कैसे बनता है, तो अमीनो अम्ल से। कैसे बनता है, अमीनो अम्ल से एंजाइम बनता है। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदलता है, देखिए पाचन क्रिया में प्रोटीन बदलता है एमिनो अम्ल में। किस में बदलता है, एमिनो अम्ल में। इसका ट्रिक है, देखिए पीपीटी एक बल, पीपीटी एक बल याद रखिएगा इस टाइप से। एक बल, एक मिनट दूसरा कलर ले लेते हैं। पीपीटी एक बल, पीपीटी एक बल याद रखिएगा। पी पी टी एक बल याद रखिएगा। देखिए इसमें जो है प्रोटीन, पेप्सिन और ट्रिप्सिन की उपस्थिति में जो है पीपीटी एक बल जो है यहाँ पे प्रोटीन, पेप्सिन और ट्रिप्सिन की उपस्थिति में एमाइलेज यानी वह अमीनो अम्ल में बदलता है। उसके बाद एक बल, एक से याद रखिएगा, एक से याद रखिएगा कार्बोहाइड्रेट एमाइलेज की उपस्थिति में ग्लूकोज में बदलता है। और बल से याद रखिएगा वसा लाइपेज की उपस्थिति में वसीय अम्ल में बदलता है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या होता है, यानी आहार नाल में जो है स्टार्च के पाचन में जो है अंतिम उत्पाद माल्टोज होता है। क्या होता है, माल्टोज होता है स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद। अमीनो, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या जो है 20 होती है। कितना होती है, 20 होती है अमीनो अम्ल की संख्या। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। किससे होता है, प्रोटीन से। शरीर में जो है ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है, यानी हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए जो आवश्यक तत्व कैल्शियम और फास्फोरस है। क्या है, कैल्शियम और फास्फोरस, ये हड्डियों और दांतों का निर्माण करता है। भोपाल गैस कांड 1984 में रिसाव हुआ था, यानी भोपाल गैस कांड जो है 1984 में जो रिसाव हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट रिसाव हुआ था। क्या हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। काला हीरा तथा काला शीशा कहते हैं, काला हीरा और काला शीशा जो है कार्बोनेडो और ग्रेफाइट को, यानी काला हीरा कार्बोनेडो को और काला शीशा ग्रेफाइट को कहा जाता है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। करा जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं, यानी जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं, एड्रिनल को। किसको कहते हैं, एड्रिनल को। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग पत्ती, यानी पौधे का जो मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है, तो पत्ती है। क्या है, पत्ती जो है उसका मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है। पत्तियों का रंग हरा होता है, किसके कारण, तो क्लोरोप्लास्ट के कारण। क्लोरोप्लास्ट के कारण जो है पत्तियों का रंग हरा होता है। पत्तियों का रंग पीला होता है, किसके कारण, केरोटीन के निर्माण के कारण पत्तियों का रंग पीला होता है। किसके कारण, केरोटीन के निर्माण के कारण पत्तियों का रंग पीला होता है। पर्णहरित क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु है, यानी क्लोरोफिल में उपस्थित जो है मुख्य धातु कौन है, तो मैग्नीशियम है। कौन धातु है, तो मैग्नीशियम है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा को संतुलित कौन करता है, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा को संतुलित किया जाता है। पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया है, पेड़ व पौधे द्वारा जो खाना तैयार करने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के द्वारा होता है। पेड़ पौधा जो अपना खाना जो बनाता है तो प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के कारण।
प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, यानी प्रकाश संश्लेषण जो अगर होगा, पेड़ पौधा जो अगर खाना बनाएगा तो उसको क्या क्या चीज़ का जरूरत पड़ेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, जल लेगा, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, ये सभी लेगा, तब उसका जो है प्रकाश संश्लेषण होगा, यानी वो अपना भोजन बनाएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में सबसे अधिक होती है, किस कलर में, तो लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है, प्रकाश संश्लेषण में जो है ऑक्सीजन निकलता है, किससे, तो उपचयन होता है ऑक्सीजन का, किसका, जल का उपचयन होता है, किसका, जल का उपचयन होता है प्रकाश संश्लेषण में। तो चलिए, अब पूरा वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आप लोग इसी तरह लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, जिससे कि नेक्स्ट टॉपिक के साथ जल्द हम आप लोगों के साथ जुड़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।